खान सर उर्फ फैजल खान का क्या होगा? क्या खान सर आज खुद सरेंडर करेंगे या पुलिस खान सर को हथकड़ी लगाकर थाने ले जाएगी? गार्ड की गवाही के बाद खान सर की मुश्किलें बढ़ गई हैं। खान सर भागे भागे फिर रहे हैं और पुलिस किसी भी वक्त खान सर को पहुंचकर गिरफ्तार कर सकती है। लेकिन सवाल यही है कि आखिर पटना के कोचिंग सेंटर की यह लड़ाई गैंग वॉर तक कैसे आई है? खान के ऑर्डर पर बॉडीगार्ड ने क्यों गोली चलाई? रोशन सर के साथ खान सर की अदावत क्या सिर्फ कोचिंग फीस को लेकर है या इसके पीछे कोई और बड़ा गेम है? अब पटना पुलिस ने खान सर की तलाशी तेज कर दी है। पुलिस की कई टीमें खान सर की तलाश में ताबड़तोड़ छापेमारी कर रही है। कल एफआईआर दर्ज होने के बाद से खान सर अंडरग्राउंड हो गए हैं। खान सर की गिरफ्तारी की जिम्मेदारी अब डीआईयू को सौंपी गई है। पटना के कदमकुआ थाने में फैजल खान उर्फ खान सर के खिलाफ हत्या की कोशिश और आर्म्स एक्ट के तहत केस दर्ज हुआ है। खान सर के गार्ड्स ने पुलिस को बयान दिया है कि उन्होंने हमें कहा कि तुम गोली चलाओ, बाकी हम देख लेंगे, और इसी आधार पर पुलिस ने खान सर के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। बीएनएस की धारा 109 के तहत यह केस दर्ज किया गया है। इसमें 10 साल तक की जेल जुर्माने का प्रावधान है। इसमें अग्रिम जमानत भी नहीं मिल सकती है। पहुंचे इधर लॉ एंड ऑर्डर को लेकर आईजी ऑफिस में पुलिस की हाई लेवल मीटिंग हुई है। पुलिस ने छात्रों से अपील की है कि वो किसी कोचिंग सेंटर के बहकावे में ना आए। अब खान सर का बचना मुश्किल लग रहा है। सवाल यह है कि खान सर खुद सरेंडर करेंगे या पुलिस उन्हें पकड़कर लाएगी, क्योंकि पटना के कदमकुआ थाने में फैजल खान और खान सर के खिलाफ जो एफआईआर दर्ज हुई है, जो आपके सामने इस वक्त है, उसमें साफ साफ लिखा है कि खान सर ने गोली चलवाई, खान सर ने झूठ बोला। खान सर की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है। दोनों गार्ड गिरफ्तार हो चुके हैं और दोनों के हथियार भी जब्त कर लिए गए हैं। पुलिस को खान सर के खिलाफ पक्के सबूत भी मिल गए हैं। तो यही वो एफआईआर है जिसमें शिकायत दर्ज हुई है। दरअसल 2 गार्ड हैं जिनके पास ये बंदूकें थी, जिन्होंने फायरिंग की थी, उनको गिरफ्तार किया गया था। अब जब उनसे सवाल जवाब हुआ तो तब उन्होंने बताया कि उन्हें खान सर ने ही गोली चलाने के लिए कहा था, जिसके बाद उन्होंने गोली चलाई और उनके ये हथियार भी जब्त हो चुके हैं। लेकिन सबसे बड़ा तो सवाल यह है कि खान सर जो खुद इस पूरे मामले में पहले से आके मुखर होकर मीडिया के सामने बात कर रहे थे, इस वक्त कहां पर है? हालांकि खान सर अचानक गायब नहीं हुए हैं। शुक्रवार को सुबह खान सर कोचिंग सेंटर पहुंचे थे, उन्होंने क्लास भी ली थी, लेकिन छात्रों को पढ़ाने के बजाय खान सर क्लास में अपनी सफाई के सबूत पेश कर रहे थे। अब बच्चों को पॉइंट बाय पॉइंट समझा रहे थे कि कैसे उन्हें फंसाया जा रहा है। अब छात्रों को इसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए, यह भी बताया जा रहा था। क्या उसने हवाई फायरिंग किया कि नहीं किया? किसी से छुप के किया? अगर उस बॉडीगार्ड के जगह कोई पुलिस वाला भी रहता तो पुलिस भी क्या करती है? हवाई फायरिंग करती है। जैसे पुलिस आ गई है, बॉडीगार्ड का काम खत्म हो गया। हम सबसे एक बात पूछना चाहते हैं, रात को 10:30, रात को 10:10 पर मेरे घर पे कोई आया या हम लोग गए कहीं पे? हमारे यहाँ कोई आया? रात के अंधेरे में मेरे यहाँ कोई आया है, हमारे गार्ड को मार के अधमरा कर दिया। पुलिस के आने में टाइम लग रही है, उस बीच क्या हम लोग फूल फेंके या आरती लेके खड़े हो कि भाई हमें भी मार दो? अब ज्ञान बिंदु वाले रोशन सर पहले ही गिरफ्तार हो चुके हैं। अब खान सर की बारी है। पटना के कोचिंग सेंटर की लड़ाई अब सड़कों तक आ चुकी है। खान सर के खिलाफ ज्ञान बिंदु कोचिंग में हल्ला बोला जा रहा है। ज्ञान बिंदु कोचिंग में रोशन सर के पक्ष में स्टूडेंट लामबंद हो चुके हैं। उधर खान सर के लड़के यानी कि उनके भी जो कोचिंग सेंटर के बच्चे हैं, वो भी उनके लिए समर्थन के लिए सड़कों पर उतरे हैं। तो खान सर को निर्दोष बताया जा रहा है, रोशन सर को भी निर्दोष बताया जा रहा है, दोनों ही तरफ से। उधर पुलिस ने खान सर की कोचिंग के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी है। छात्रों से कानून हाथ में ना लेने की अपील की जा रही है। दरअसल पूरा मामला ये पोस्टर को लेकर शुरू हुआ था। 2 जून का वीडियो इस वक्त हम आपको दिखाने जा रहे हैं। वीडियो में साफ दिखता है कि ज्ञान बिंदु कोचिंग का जो पोस्टर है उसे उतारा जा रहा है और जो शख्स पोस्टर उतार रहा है वो गार्ड चुनचुन है। गार्ड चुनचुन ने पोस्टर उतारा और इसी के बाद रोशन सर के लोगों ने उसकी पिटाई कर दी। लेकिन मामला तब खान सर के खिलाफ हो गया जब गार्ड चुनचुन ने खुद बताया कि वो किसान कोल्ड स्टोरेज का गार्ड है। गार्ड की यह बात तब और सही साबित हो गई जब दूसरा सीसीटीवी फुटेज सामने आ गया। ज्ञान बिंदु कोचिंग का पोस्टर हटवाने का ऑर्डर खुद कैंपस के मालिक डीबी प्रसाद देते दिखे। जब गार्ड चुनचुन ज्ञान बिंदु का पोस्टर उतार रहा था, तब कैंपस मालिक नीचे से गार्ड चुनचुन को इंस्ट्रक्ट यानी कि उनको निर्देश दे रहे थे। ये वो वीडियो है जब पोस्टर उतारा जा रहा था। अब सवाल यह है कि खान सर ने चुनचुन को अपना गार्ड क्यों बताया? दरअसल पटना का मुसल्लपुर इलाका, जहां सारे कोचिंग सेंटर हैं, उस कैंपस का मालिकाना हक किसान कोल्ड स्टोरेज का है। अब जिसके मालिक है डॉक्टर डीबी प्रसाद। आरोप है कि डीबी प्रसाद और रोशन सर की कोचिंग को लेकर पहले से तनातनी है।
और वो खान सर के साथ मिलकर ज्ञान बिंदु कोचिंग को वहां से हटवाना चाहते हैं। ज्ञान बिंदु का पोस्टर पूरे विवाद में ट्रिगर पॉइंट बन गया और इसके बाद आपने वीडियो देखा कि किस तरह से गोलियां चली। 5 लोग आए थे, उनके पास कोई हथियार था क्या? उन लोगों ने गोली हाँ मारी? सर, हथियार सबके पास था, सब अपने अपने कमर में हथियार लेके चुके थे और लगभग लगता है फायरिंग भी साइड से हुआ था, तो आवाज़ आया, उसके बाद तो हम बेहोश ही हो गए थे। कौन फायरिंग किया ये तो नहीं देख पाए, क्योंकि हम तो खुद वहाँ पर बुला गए थे, इतना सारा मार खाने के बाद। हम तो लेकिन उन लोगों के सबके पास हथियार थे। हाँ जो लोग आपके साथ मारपीट किए उनके पास भी हथियार थे। हाँ, जो उनका आदमी थे, जैसे विकास हो गया इसके, तो देखे वहाँ पे सटा भीड़ में तो कमर पकड़े थे ताकि छोड़ दे, तो वहाँ पे पिस्टल है पकड़ा गया। खान सर ने दूसरा झूठ बोला, कहा कि हमलावरों ने फायरिंग की, लेकिन जो वीडियो सामने आया उसमें गार्ड्स फायरिंग करते दिखे। खान सर ने एक और झूठ बोला, कहा कि उनके गार्ड की पिटाई हुई, सर फोड़ दिया गया, लेकिन बाद में पता चला कि गार्ड खान सर का नहीं बल्कि कोल्ड स्टोरेज का गार्ड है। खान सर ने एक और झूठ कहा, बोले कि सस्ता पढ़ाने और अच्छे रिजल्ट की वजह से अटैक हुआ है, लेकिन बाद में खुलासा हुआ कि खान सर के लोगों ने ज्ञान बिंदु के पोस्टर फाड़े थे, जिसके बाद यह बवाल हुआ था। अब खान सर का एक एक कच्चा चिट्टा सामने आ चुका है। पटना से लेकर देवरिया तक लोग सामने आकर खान सर के कारनामों की गवाही दे रहे हैं। खान सर का पैतृक गांव यूपी के देवरिया में है। खान सर के पैतृक गांव के लोगों ने बताया कि खान सर का नाता शुरू से ही विवादों में रहा है। खान सर के चाचा इमरान ने कहा कि खान सर बच्चों की जिंदगी से खिलवाड़ कर रहा है और खान सर ने ही फायरिंग करवाई होगी ताकि लोगों के बीच चर्चा में रहे। उस रिश्ते में मैं चाचा लगता हूँ। हम लोग को परेशान करने के लिए ये हमारी मकान है, झूठ मूठ का कि सड़क के रूप उसमें एप्लीकेशन देके कि सड़क पे इन लोगों ने कब्जा कर रखा है। वो बहुत गंदे प्रवृत्ति का आदमी है, वो अपने सामने किसी को देखना नहीं चाहता है। बहुत महत्वाकांक्षी नटवर लाल जैसे वो आदमी, इतना पैसे और रुपए का गुरूर और घमंड है कि अब अपने सामने किसी को देखना नहीं चाहता है। ये सब अपने आप को भगवान समझ लिया है और मासूम छात्र जो उसके क्लासेस करते हैं यूट्यूब पर या कोचिंग में क्लासेस करते हैं, उसके इस साजिश को समझ नहीं पाते हैं। इतने घटिया स्तर की कोचिंग उसके यहाँ होती है, क्या वही पढ़ के उसी के यहाँ से वो लोग IAS PCS बनेंगे? एक पुलिस में चयन होता है तो कहता है कि 10 लोग हो गए, 20 लोग हो गए। ये नटवर लाल ही कर सकता है, ये उसी की साजिश है। वो जानबूझ के उसने फायरिंग करवाया कि हमको व्यूज मिलेगा और हमारी धमक बनेगी, प्रशासन हमको तवज्जो देगा और दूसरे की कोचिंग समाप्त हो जाएगी। इस आदमी को कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए, इसकी जमानत नहीं होनी चाहिए। ये कोचिंग माफिया है। और खान सर के मोहल्ले में रहने वाले उनकी असलियत बता रहे हैं। कह रहे हैं कि खान सर अपने पैसे और पावर का रौब दिखाते हैं। खान सर के घर के पास रहने वाले अशोक सिंह का कहना है कि उन्होंने उनके घर की दीवार गिरवा दी थी। वहीं मोहल्ले से सभासद का कहना है कि खान सर एक नंबर के घमंडी इंसान हैं। उनका नाम खान सर नहीं, अभिमान सर होना चाहिए। फायरिंग की बात यह है कि अपनी TRP बनाने के लिए कुछ भी आदमी कर सकता है। मामूली नाली बन रही थी सर यहाँ पे हमारे वार्ड में, और उस नाली को खान सर द्वारा रोक दिया गया था। अब इससे ज़्यादा मैं क्या कहूँ। नगर पंचायत की नियम सबके लिए सामान्य है, उनके लिए भी सामान्य है। नगर पंचायत की नियम दूसरे पर लागू होती है, दूसरे की बाउंड्री नगर पंचायत के नियम के तहत वो गिरवा सकते हैं, लेकिन लेखपाल द्वारा नापा गया सड़क, उसके बाद नाली बननी थी तो 17 फीट पे नहीं बना, लेखपाल द्वारा नापने पे 13 फीट पे कंप्लायंस पे चलाया गया। उसके बाद भी उनकी रोक थी, जिद थी, ईगो बना लिए थे। हमको धमकाया जा रहा था, उस समय मैं सभासद हूँ यहाँ का, हमको भी धमकाया गया था कि ढेर ईगो मत पाला। तो कहीं ना कहीं ये दिख रहा है कि ये खान सर नहीं, अभिमान सर हैं। तो इधर का उधर बतियाते ही हैं। मेरे मोहल्ले में विंध्यवासिनी कॉलोनी में उनके पिताजी ज़मीन ले लिए, उसके बाद वो सड़क और के निर्माण के लेके मेरा छड़की ढावा दिए। यही नहीं, उनके पटीदार हैं, उनका ढावा दिए, मेरा ढावा दिए, 2 और लोग के ढावा दिए। उसके बाद कह रहे हैं कि मैं यहाँ इलाहाबाद जाऊँगा, यहाँ वहाँ लड़ूंगा। उसके बाद कह रहे हैं कि
लेखपाल को किसको किसको घूस दे के 2 साल से लगे थे वो ढहवाने के लिए, क्योंकि वो पैसे के बल से उनका अहम इतना है उनके पिताजी का कि क्षेत्र में कहते हैं कि मेरे जैसा कोई धनी नहीं है। तो आपने देखा कि देवरिया ये वो जगह है जहां से खान सर आते हैं, लेकिन उनका जो कोचिंग सेंटर है वो पटना में है। इस वक्त मेरे सहयोगी नीतीश चंद्र हमारे साथ जुड़ गए। नीतीश, मुझे लग रहा है कि आप खान सर के जो कोचिंग सेंटर है उसके बाहर ही मौजूद है। जरा माहौल हमको दिखाइए और बताइए कि फिलहाल कोई जानकारी मिल पाई है कि खान सर आखिरकार है कहां पर? हर कोई उनको ढूंढ रहा है। देखिए, एफआईआर दर्ज होने के बाद से ही खान सर के बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पा रही है। वो सामने भी नहीं आ रहे हैं। हालांकि कल उन्होंने क्लास लिया था और क्लास के दौरान ही उन्होंने अपनी एक तरह से सफाई रखी थी कि आखिर उस समय क्या हुआ, कैसी परिस्थिति थी। लेकिन अभी की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, थोड़ा सन्नाटा है, चूँकि जब से एफआईआर दर्ज हुई है उसके बाद से कोई जानकारी नहीं मिल पा रही है। रात में यहाँ पुलिस भी पहुँची थी लेकिन कुछ पता नहीं चला। अब इक्के दुक्के सुरक्षाकर्मी यहाँ पर हालांकि अभी भी तैनात हैं। और ज्ञान बिंदु कोचिंग जो है वो भी आज कई दिनों के बाद यहाँ खुला हुआ नज़र आ रहा है। पिछले कुछ दिनों से यहाँ पर कई घटनाएं हो रही थी, उसको लेकर ये संस्थान अभी बंद था। क्या अभी ज्ञान बिंदु जो है वहाँ पढ़ाई अभी शुरू हो पाई है या सिर्फ दफ्तर खुला है? यहाँ पर तो अभी सिर्फ ऑफिस ही खुला हुआ है। बाकी जो दो गो सेंटर है वहाँ पे अभी क्लास जो चल रहा है। अभी रोशन सर का सिर्फ क्लास अभी नहीं चल रहा है, बाकी सब टीचर का क्लास चल रहा है। खान सर अभी नज़र आए इधर पिछले 2 दिनों? नहीं, अभी तक तो नहीं नज़र आया हम लोग को। अच्छा, एक यहाँ पर देखिए खान ग्लोबल स्टडीज़, चूँकि इसके कई हॉल हैं यहाँ पर, एक दफ्तर यहाँ भी दिख रहा है। यहाँ भी जो कुछ स्टाफ बैठे हैं उनसे हम जानने की कोशिश करते हैं। ये बताइए कि खान सर पर जब से एफआईआर हुई है दिखाई नहीं दे रहे हैं, आप लोग की जानकारी में क्या है, कहाँ है? मैं खुद एक हफ्ते बाद आया हूँ, हमको खुद नहीं पता। आपको मालूम है कहाँ है खान सर? कल खान सर खुद क्लास लिए हैं, फाउंडेशन बैच है, वो क्लास लिए ही हैं। खान सर यहीं पर है, उन्हें जानना रहता तो वो चले जाता है। इसी कैंपस में? इसी कैंपस में है। अच्छा, आपने देखा है, बात हुई है उनसे? तो हम लोग तो स्टाफ है तो हम लोग तो यहाँ पर रहते हैं। हाँ, लेकिन कल क्लास चला है, फाउंडेशन बैच कल चला है, तो कल 11-12 बजे तक तो यहीं पर ही थे। खुद पुलिस के सामने आएंगे? अब ये तो सरकार का मामला है, वो तो कानून का मामला है। जब उन पे जो आरोप लगे हैं, एफआईआर दर्ज हुई है, तो अपना पक्ष क्यों नहीं रख रहे हैं? देखिए, वो तो भागना रहता तो वो तो कब के भाग जाते। बात भी तो नहीं रख रहे हैं सामने आकर, पुलिस ढूंढ रही है उनको। ढूंढ कर तो यहीं पर तो है। कल भी पुलिस आई थी, नहीं मिले। तो अब देख लीजिए। तो ये स्टाफ है, ये भी कह रहे हैं कि हालांकि ये स्टाफ है, इनकी जानकारी में बहुत सारी बातें नहीं है। ये सिर्फ ये बता रहे हैं कि खान सर यही हैं, लेकिन पुलिस की लगातार दबिश दे रही है। जहां पर वो रहते हैं राजेंद्र नगर में, वहां पर नहीं मिले। इसके अलावा जहां जहां उनके कोचिंग संस्थान हैं वहां भी पुलिस को जानकारी नहीं मिल पा रही है। और कई छात्र जो हैं, खासतौर से जो संस्थान से जुड़े हैं, ज्ञान बिंदु से जुड़े हैं, वो यहाँ पर भटक रहे हैं। आप लोग इसी कैंपस में क्लास करते हैं? किसके छात्र हैं? खान सर के। तो क्या खान सर नज़र आए? नहीं, अभी तो कोई कहीं नज़र नहीं है। कल मुलाकात हुई थी? हाँ, कल क्लास लिए थे तो देखा रहे। तो आज क्या कहा गया, क्लास होगा या नहीं होगा? नहीं, अभी कुछ नहीं कहा गया था, तो अभी जानकारी नहीं हुई। खान सर पे नज़र पड़ी है? नहीं। तो यहाँ किसी को नहीं पता खान सर कहाँ हैं। अब देखना ये है कि क्या वो खुद सामने आते हैं, अपनी बात रखते हैं या नहीं रखते हैं। लेकिन पुलिस लगातार उनको ढूंढ रही है। जहाँ जहाँ खान सर की ठिकाने हैं, या उनका आवास हो या दफ्तर हो, कोचिंग हो, हर जगह पुलिस जानकारी जुटाने की कोशिश कर रही है। और पुलिस ने एक हाई लेवल मीटिंग भी की है, आईजी और एसएसपी ने, और उसके बाद ये अपील की है छात्रों से पुलिस ने कि कोचिंग संस्थानों की बातों में, बहकावों में ना आए, क्योंकि काफ़ी संख्या में यहाँ छात्र जमा हो जाते हैं। और ये पूरा कैंपस हम आपको दिखा दें, यहाँ कई कोचिंग संस्थान है, लेकिन एक बड़ा हिस्सा जो है वो खान सर का है। तो ऐसे में ये भी बात सामने आ रही है कि जो लैंडलॉर्ड हैं, पिछले 2 दिन से जो तस्वीर आप दिखा रहे थे नीतीश, उसके मुकाबले आज तो बिल्कुल यहाँ पर सन्नाटा छाया हुआ है। और जिस तरह से पहले हम देखते थे कि यहाँ पर स्टूडेंट्स की गहमागहमी होती थी, बड़ी तादाद में पहुंचते हैं, आज तो बिल्कुल सब कुछ खाली पड़ा हुआ है। लेकिन इस बीच आपको बताएं कि खान सर की तलाशी जोरों शोरों से चल रही है। दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज गोंडा जिले का दौरा करने जा रहे हैं। लोगों को सरकारी योजनाओं की सौगात के बाद योगी ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए समाजवादी पार्टी पर जमकर हमला बोला। योगी ने कहा कि सपा सरकार के दौरान हिंदुओं के त्योहारों से पहले ही उपद्रव शुरू होता था। समाजवादी पार्टी की सरकार गुंडों और माफिया के सामने नतमस्तक थी। यूपी के लोगों के लिए पहचान का संकट पैदा हो गया था। जब सपा की सरकार थी, यूपी के कई इलाकों में महीनों तक कर्फ्यू लगा रहता था। 17 के पहले मुझे याद है
याद है मुझे 2015-16 में इस गोंडा में भी दुर्गा पूजा के समय दंगा करने का प्रयास हुआ था। यहां भी दंगे हुए थे। मां दुर्गा की मूर्ति को विसर्जन नहीं करने दिया जाता था। रामलीलाओं के आयोजन में अड़चनें डाली जाती थी। पर्व और त्योहार प्रारंभ होने के पहले, उत्सव प्रारंभ होने के पहले उपद्रव शुरू हो जाते थे। बेटी सुरक्षित नहीं, व्यापारी सुरक्षित नहीं, और सत्ता में बैठे हुए लोग 2017 के पहले इन दंगाइयों को, इन पेशेवर गुंडों को प्रश्रय देते थे, इनके सामने नतमस्तक होते थे। प्रदेश में कर्फ्यू रहता था, महीनों महीनों कर्फ्यू। असुरक्षा के वातावरण में न निवेश होता है, न विकास होता है। पहचान का संकट अलग से खड़ा होता है। नौजवान बेहाल होता है, किसान परेशान होता है, बहन और बेटियां असुरक्षित महसूस करती हैं, और विकास में पिछड़े पायदान पर हमारी गिनती जब होती है तो सम्मान नहीं होता है। यही तो होता था यूपी में। और इस वक्त की बड़ी खबर अहमदाबाद से है, जहां पर आसाराम के आश्रम के पास बुलडोजर एक्शन चल रहा है। 4500 वर्ग मीटर से ज्यादा की जमीन खाली करवाई जा रही है। इस जमीन की कीमत 500 करोड़ रुपए से ज्यादा है। आसाराम के मोटेरा आश्रम ट्रस्ट की तरफ से हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी, जिसके खारिज होने के बाद अहमदाबाद विकास प्राधिकरण ने एक्शन लिया है। बड़ी तादाद में पुलिस फोर्स भी तैनात कर दिया गया है। इस दौरान आश्रम में रहने वाले लोगों ने कार्रवाई का विरोध किया और लोगों को आश्रम छोड़कर जाना पड़ा है, जिसकी वजह से गुस्सा और बढ़ गया। पुलिस हालात को कंट्रोल कर रही है और बड़ी तादाद में पुलिस की तैनाती है। हमारे साथ निर्णय कपूर जुड़ गए हैं। निर्णय, इस वक्त क्या कार्रवाई पूरी हो चुकी है? देखिए अमित, पहले मैं थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन कर दूं। ये बुलडोजर एक्शन जो है ये आसाराम आश्रम पे आज नहीं हो रहा है। आसाराम आश्रम के बाहर की तरफ जो लोकल लोग रहते हैं उनके घर जो हैं, करीब 50 घर आइडेंटिफाई किए गए हैं, उसको तोड़ा जा रहा है। क्योंकि जो सरदार पटेल स्पोर्ट्स एन्क्लेव बन रहा है, जो ओलंपिक के लिए दावेदारी पेश की जाएगी, कॉमनवेल्थ की तैयारी चल रही है, सरदार पटेल स्पोर्ट्स एन्क्लेव बनाने के लिए जो रोड्स वाइडनिंग के काम हो रहे हैं उसके रास्ते में ये 50 घर आ रहे थे, जिसमें कई अवैध कब्जे वाले घर भी थे, उनको तोड़ा जा रहा है। आसाराम आश्रम में हाईकोर्ट ने हालांकि क्लियर कट ये मैंडेट दे दिया था कि आसाराम आश्रम की जगह जो है वो अवैध है, लेकिन क्योंकि आश्रम की तरफ से अभी सुप्रीम कोर्ट में मामला दायर किया हुआ है, सुप्रीम कोर्ट में मामला लंबित है, फाइनल हियरिंग बाकी है, इस वजह से अभी उस पर एक्शन नहीं लिया गया है, लेकिन बहुत जल्द उसका भी नंबर आएगा। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं बुलडोजर एक्शन जो है वो चल रहा है। ये निर्णायक एक्शन इसलिए लिया जा रहा है क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये सारा का सारा जो इलाका है इसको खाली करवाना है। 350 एकड़ में ये जो सरदार पटेल स्पोर्ट्स एन्क्लेव बनाया जाएगा, उसके लिए ये रोड वाइडनिंग का काम यहाँ पे चल रहा है। और ये सारे घर जो थे ये बीच में रास्ते में आ रहे थे, इनको भी खाली करवाया जाएगा। और यहाँ पीछे का जो इलाका है यहाँ पे ये आसाराम आश्रम के आसपास की जगह है पूरी, और पीछे आसाराम आश्रम बना हुआ है, जिसको भी अगले कुछ दिनों में जब सुप्रीम कोर्ट से क्लियरेंस आ जाएगा इसे यहाँ पे डिमोलिश किया जाएगा। बता दें कि बड़े पैमाने पर अवैध कब्जा जो है यहाँ पे किया गया था आसाराम ट्रस्ट की तरफ से, उसका भी नंबर इसमें आएगा। क्योंकि पूरा का पूरा ये जो इलाका है, यहाँ जितना भी आप देख रहे हैं ये पूरा इलाका, ये सारा का सारा जो है ये अवैध रूप से कब्जा करके यहाँ डेवलप किया गया था। यहाँ पीछे आप देखिए पूरा का पूरा जो ये इलाका है ये आसाराम आश्रम ट्रस्ट की तरफ से इसको जो है अवैध कब्जा करके रखा गया था। इसे भी अब जो है खाली करवाया जाएगा, लेकिन क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है इसलिए कॉरपोरेशन की तरफ से अभी कोई जल्दबाजी नहीं की जा रही है। लेकिन यहाँ पीछे अगर आप देखें, क्योंकि ओलंपिक के लिए जो एक्शन प्लान है उसे भी इम्प्लीमेंट करना है, जल्द से जल्द इस पूरे स्पोर्ट्स एन्क्लेव को डेवलप किया जाना है, इसलिए बाकी की जो कार्रवाई है वो शुरू हो गई है। साफ संकेत है कि प्रशासन जो है वो
इस वक्त एक निर्णायक एक्शन के मोड में है और पूरा का पूरा जो अहमदाबाद को ओलंपिक रेडी करने का जो एक्शन प्लान है उस पर काम शुरू हो चुका है यहाँ पे अमित जी। तो जैसा कि निर्णय हमें दिखाया कि किस तरह से यहाँ पर इस वक्त जो अवैध अतिक्रमण किया गया था उसे हटाया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और अब बात करते हैं शहर शहर रफ्तार के कहर की। यूपी से पंजाब तक भीषण सड़क हादसे की तस्वीर सामने आई है। पंजाब के फिरोजपुर में दर्दनाक हादसा हुआ तो वहीं पर उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में हादसे का दिल दहलाने वाला वीडियो आ गया। एक छोटी सी गलती से कितना बड़ा हादसा हुआ आप देख सकते हैं। तो वहीं पर हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में 4 लेन पर ट्रक ने एक शख्स को कुचलते हुए फरार हो गया। और आखिरी तस्वीर यूपी के वाराणसी से है, जहां पर एक बार फिर थार का कहर देखने को मिला है। हादसे का पूरा वीडियो आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले पंजाब के फिरोजाबाद में एक दर्दनाक हादसे की खबर आपको बताते हैं। दरअसल पंजाब की खबर है, जहां पर पिकअप और ट्रॉले के आमने सामने की टक्कर से यह भयानक हादसा हुआ। टक्कर इतनी भयानक थी कि 8 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। 9 लोगों की हालत नाजुक बताई जा रही है और सभी घायलों को अस्पताल भेज दिया गया है। पिकअप में सवार लोग किसी परिजन के अस्थियां विसर्जित करने के लिए जलालाबाद से डेरा ब्यास जा रहे थे और तभी जांगवाला मोड़ पर सामने ट्रक आ गया था और इसी की वजह से जोरदार टक्कर हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक टक्कर इतनी भयानक थी कि पिकअप गाड़ी का अगला हिस्सा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया और उसमें बैठे कई लोग अंदर ही फंस गए। बताया जा रहा है कि पिकअप में करीब 30 लोग बैठे हुए थे। गाड़ी खचाखच भरी हुई थी। हादसे के बाद मृतक के परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है। बताया जा रहा है कि सभी मृतक एक ही परिवार के हैं। तो पंजाब के फिरोजपुर की तस्वीर देखें, जहां पर यह भयानक हादसा हुआ। आमने सामने की टक्कर में कई लोगों की जान चली गई और एक ही परिवार के ये सभी लोग थे। तो यही वो पिकअप गाड़ी है जिसमें लोग सवार थे। बताया जा रहा है कि अस्थियां विसर्जन करने के बाद लौट रहे थे और सामने से आप देख सकते हैं कि बड़ा सा ये डंपर आ रहा था और आमने सामने की टक्कर हुई। जाहिर सी बात है कि इतनी बड़ी गाड़ी के साथ अगर इतनी छोटी गाड़ी की टक्कर होगी तो उसकी हालत क्या होगी, और यही वजह रही कि ज़्यादा नुकसान यहाँ पर उठाना पड़ा। और जो मौतें हुई हैं वो भी आप समझ सकते हैं कि एक ही परिवार के एक साथ इतने लोग मौत की आगोश में चले गए। तो 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता पुनीत भी जुड़ रहे हैं, तो पुनीत से हम जानेंगे इस बारे में और क्या जानकारी उनके पास है। पुनीत, ये जो फिरोजपुर में घटना हुई है इसके बारे में क्या जानकारी मिल रही है? एक ही परिवार के इतने लोगों का एक साथ चले जाना वाकई में बहुत ही दुखद बात है। बिल्कुल बिल्कुल, ये पूरा का पूरा हादसा जो है ये जलालाबाद रोड पर हुआ है, जहां पर एक महिंद्रा पिकअप जो जीप थी और एक ट्रक के बीच में आमने सामने की टक्कर हुई। और बताया जा रहा है कि उसके अंदर 25 के आसपास जो लोग थे वो मौजूद थे और वो डेरा ब्यास में अपने किसी रिश्तेदार का अस्थि विसर्जन करने के लिए जा रहे थे और उसी मौके पर ये एक्सीडेंट होता है वहाँ पर, क्योंकि रोड वहाँ पर ज़्यादा चौड़ी नहीं थी, लिहाजा ट्रक जो था वो भी सामने पूरी गति से आ रहा था। उसके बाद जो वहाँ पर पिकअप थी ये भी, क्योंकि 25 से ज़्यादा लोग इसमें सवार थे और ऐसे में आमने सामने की टक्कर होती है जिसमें पिकअप जो है वो पलट जाती है और उसके नीचे कुछ लोग जो थे वो दब जाते हैं। घायलों को तो अस्पताल में भर्ती करा दिया गया, लेकिन 4 लोग मौके पर ही उनकी मौत हो जाती है और सभी के सभी आपस में रिश्तेदार थे, क्योंकि वो अपने ही रिश्तेदार का अस्थि विसर्जन के लिए डेरा ब्यास की तरफ जा रहे थे जिस समय ये पूरी घटना हुई है। जी, तो जैसा कि पुनीत बता रहे हैं कि एक ही परिवार के लोग थे, अस्थि विसर्जन के लिए जा रहे थे। अब सोचिए कि पहले ही घर में मातम है, उसके बाद ऐसी घटना हो गई जिसमें एक ही परिवार के 9 लोगों की जान चली गई, 15 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। तो आप समझ सकते हैं कि पूरे परिवार का क्या हाल हो रहा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। यूपी के फिरोजाबाद से एक दर्दनाक खबर आई है जो आपको झकझोर कर रख देगी। सड़क किनारे खड़ी कार के गेट अचानक खोलना इतना जानलेवा साबित हो सकता है कि आप ये तस्वीर देख के समझ जाएंगे। एक बाइक सवार बुजुर्ग की मौत हो गई इस घटना की वजह से और उनका दामाद जिंदगी और मौत के बीच इस वक्त झूल रहा है। हादसे का सीसीटीवी वीडियो सामने आया है। वीडियो में आप देख सकते हैं कि सड़क के किनारे खड़ी कार का जो दरवाजा है अचानक खुलता है, गेट अचानक खोला जाता है, तभी पीछे से आ रही बाइक गेट से टकरा जाती है और इस हादसे का शिकार हो जाते हैं। ये देखिए, नरेंद्र मोदी निर्णायक जंग शुरू कर चुके हैं। प्रधानमंत्री की पहली जंग पाकिस्तान के मोर्चे पर लड़ी जा रही है और दूसरी जंग देश के भीतर सियासत के मोर्चे पर लड़ी जा रही है। नरेंद्र मोदी ने जोरावर टैंक और K9 वज्र टैंक का लाइव डेमो देखकर पाकिस्तान को मैसेज दिया। रक्षा मंत्री ने कहा कि भारत अब ताकतवर देश बन चुका है और जो लक्ष्य निर्धारित करता है उसे हासिल करके रहता है। गृह मंत्री अमित शाह ने भी एक बड़ा ऐलान किया।
देश की सीमाओं को अभेद बनाने के लिए भारत अब स्मार्ट बॉर्डर पर काम शुरू कर चुका है। इस बीच घरेलू फ्रंट पर नरेंद्र मोदी के खिलाफ एक नया प्रयोग हो रहा है और इस प्रयोग से पहले नरेंद्र मोदी ने एडवांस वार्निंग राहुल गांधी और विरोधी पार्टियों को दे दी है। मोदी ने कह दिया है कि देश अराजकता, अनिश्चितता और नेगेटिविटी को पसंद नहीं करता है। मोदी ने यह भी कहा कि देश के लोग अब निराशा फैलाने वालों को, निराशावादियों को करारा जवाब दे रहे हैं। मोदी समर्थकों हो या फिर मोदी के विरोधी हो, अगर वो आगे बढ़ना चाहते हैं, अगर वो मोदी को समझना चाहते हैं तो ये रिपोर्ट जरूर देखें। प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, तीनों की तीन लोकेशन। मुनीर के मुल्क में पैनिक और टेंशन, क्या है रीजन? 25 टन वाले एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलों और मशीन गन से लैस 105 mm के शक्तिशाली जोरावर टैंक के सामने खड़े होकर मोदी क्या संकेत दे रहे हैं? नरेंद्र मोदी 15 सेकंड में 3 गोले दागने वाले, 50 किलोमीटर से भी अधिक दूरी तक सटीक हमला करने वाले 155 mm के K9 वज्र टैंक का डेमो क्यों देख रहे हैं? नरेंद्र मोदी अनमैन्ड मीडियम कैलिबर टर्रेट जैसे एडवांस्ड सैन्य हथियार प्रणाली के सामने खड़े होकर वीडियो बनाकर क्या इंडिकेशन दे रहे हैं? प्रधानमंत्री ने क्लोज इन वेपन सिस्टम का लाइव डेमो देखा। मोदी ने बिना चालक वाले 30 mm के स्वदेशी मीडियम कैलिबर टर्रेट को समझा। इसके 5 टन सेफ वर्किंग लोड वाले टेस्ट प्लेटफॉर्म को देखा और नरेंद्र मोदी ने स्वदेशी एरियल टारगेट ड्रोन जिसका नाम है तीर, उसका भी लाइव डेमोस्ट्रेशन देखा। लगे हाथों मोदी ने हिंदुस्तान के दुश्मनों को भी यह मैसेज भेज दिया कि अभी वो कहीं नहीं जाने वाले, 29 के बाद भी आने वाले हैं, पाकिस्तान की अक्ल ठिकाने लगाने वाले हैं। रुकना और थकना हमें मंजूर नहीं है और जब देश की जनशक्ति संकल्पित है तो देश का हर लक्ष्य पा सकता है और यही भारत की ताकत है। 2.5 दशक से अधिक का समय हो गया है। आप हम सभी को, भाजपा को निरंतर अपना आशीर्वाद दे रहे हैं और समय के साथ ये आशीर्वाद बढ़ता ही जा रहा है। ये विजय की यात्रा चल ही रही है। दुनिया के लोकतांत्रिक समाज में ऐसा कम ही देखने को मिलता है। किसी भी दल को इतने लंबे समय तक जनता जनार्दन के आशीर्वाद मिले और सेवा का अवसर मिलना, ये बहुत बड़ी बात है। इसलिए देश की जनता बार बार भाजपा को जनादेश दे रही है। हाल में ही हुए बंगाल के चुनाव, आपको लगता होगा कि मैं बंगाल बोल दिया, एकदम से यहां ऊर्जा आ गई, लेकिन मेरा अनुभव था, मैं पिछले दिनों 5 देशों की यात्रा पर था, वहां भी बंगाल चल रहा था। हर कोई बंगाल की चर्चा करता था। साथियों, ऐसे हर चुनाव का एक ही मैसेज है, देश अराजकता, अनिश्चितता और निराशा को पसंद नहीं करता। अचानक मोदी का सूरत पहुंचना, मेड इन इंडिया वेपन्स की टेस्टिंग करना, इसके पीछे एक इंडिकेशन है और मोदी का वो इंडिकेशन ये है कि हिंदुस्तान फ्यूचर वॉर के लिए रेडी हो रहा है। देश के दुश्मनों के खात्मे के लिए स्वदेशी ब्रह्मास्त्र तैयार कर रहा है। मुनीर के मुल्क में जिसने मोदी की ये तस्वीरें देखी, हर कोई यही कह रहा है, हिंदुस्तान ऑपरेशन सिंदूर 2.0 के लिए कमर कस चुका है। शरीफ सोच रहा है मोदी क्या करने वाले हैं। मुनीर सोच रहा है मोदी कहीं नई स्ट्राइक का ऑर्डर तो नहीं देने वाले। और पाकिस्तान के इस टेंशन के बीच रक्षा मंत्री और गृह मंत्री ने भी 2 बहुत बड़े हिंट दे दिए हैं।
राजनाथ ने इशारों में एलओसी पर कुछ बड़ा होने के संकेत दिए हैं और अमित शाह ने बॉर्डर पर स्मार्ट फेंसिंग का ऐलान करके पाकिस्तान के लिए रेड अलर्ट जारी कर दिया है। भारत अब पहले का भारत नहीं रहा, भारत अब कमजोर भारत नहीं रहा, बल्कि भारत एक ताकतवर भारत बन गया है। अब तक जो भी लक्ष्य हम लोगों ने निर्धारित किया है उस लक्ष्य को हासिल करने में कामयाबी हासिल की है। भारत की अंतर्राष्ट्रीय जगत में एक विश्वसनीयता है, एक साख है, और जैसा मैंने कहा ना कि यही कारण है कि अंतर्राष्ट्रीय जगत में भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी है। तब बीएसएफ के पास जितनी सीमाओं की सुरक्षा का जिम्मा है, पाकिस्तान बॉर्डर और बांग्लादेश बॉर्डर, इतनी विस्तृत बॉर्डर में हर सीमा का एक अलग प्रकार का चुनौती है। हर सीमा के अपने अलग अलग प्रश्न हैं। हमने तय किया है कि बीएसएफ जहां जहां है, एसएसबी जहां जहां है, वहां पर स्मार्ट बॉर्डर का निर्माण करना, सीमाओं को एकदम अभेद बनाना, और इस स्मार्ट बॉर्डर का कंसेप्ट फाइनलाइजेशन के स्टेज पर है। सबसे बड़ी जरूरियात है, देश को सबसे पहले सुरक्षित देश बनाना चाहिए। हर चीज के लिए सुरक्षा का उपाय हो, ऐसी स्मार्ट सुरक्षा ग्रिड बनाने का काम अब भारत सरकार ने हाथ में लिया है। यानी इतना तो तय है कि मोदी सरकार कोई ना कोई प्लान तो जरूर बना रही है। ये प्लान क्या है, इसका एक आइडिया आपको उन हथियारों की ताकत से लग जाएगा जिसका डेमो मोदी ने खुद देखा है। हर हथियार की, हर टैंक की एक एक डिटेल खुद खड़े होकर ली है। जिसमें पहला है 105 mm का शक्तिशाली जोरावर टैंक। इस टैंक को खास तौर पर पहाड़ी इलाकों के लिए तैयार किया गया है। सिर्फ 19 महीने में तैयार किया गया ये टैंक भारत का पहला स्वदेशी लाइट टैंक है। चीन के टाइप 15 लाइट टैंक का मुकाबला करने के लिए इसे बनाया गया है। जोरावर टाइप 15 से हल्का है, लेकिन हथियारों में बराबर या उससे बेहतर है। इस टैंक में 7.62 mm को एक्सियल मशीन गन के साथ 12.7 mm रिमोट कंट्रोल्ड वेपन स्टेशन और नाग MK2 एंटी टैंक मिसाइल के 2 लॉन्चर मौजूद हैं। इंडियन आर्मी ने पहले चरण में जोरावर टैंक के 59 यूनिट को ऑर्डर दिया है। आर्मी 354 जोरावर टैंक की 7 रेजिमेंट खड़ी करना चाहती है। इसी तरह हजीरा से पहला बड़ा डिफेंस प्रोजेक्ट जो बाहर आया वो था K9 वज्र टैंक। ये भारत का ट्रैक्ड सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी गन है, यानी चलने वाली तोप। ये दक्षिण कोरिया के K9 थंडर पर आधारित है, लेकिन भारतीय सेना की जरूरत के हिसाब से काफी बदलाव करके बनाया गया है। अब तक भारतीय सेना को 100 K9 वज्र सिस्टम डिलीवर हो चुके हैं। ये तोपें पूर्वी लद्दाख के ऊंचे इलाकों में भी तैनात की जा चुकी हैं। मोदी सरकार ने हाल ही में 100 K9 वज्र तोपों का अतिरिक्त ऑर्डर भी मंजूर कर दिया है। सूरत में मौजूद हजीरा प्लांट भारत की सैन्य शक्ति को मजबूत बनाने का एक बड़ा हथियार है। यहाँ आर्टिलरी, लाइट टैंक, बख्तरबंद गाड़ियां, BVS-10 सिंधु ऑल टेरेन व्हीकल, फ्यूचरिस्टिक इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल, सबमरीन के पार्ट्स और न्यूक्लियर इक्विपमेंट्स और बहुत सारी एडवांस डिफेंस चीजें बन रही हैं, जिससे भारत, चीन या पाकिस्तान जैसे दुश्मनों के सामने ज्यादा तैयार रह सकता है और देश में बने हथियारों से ही दुश्मन का इलाज कर सकता है। मोदी उसी तैयारी में अब और तेजी ला रहे हैं। मैं हजीरा गया था, अभी हर्ष भाई जिसका वर्णन कर रहे थे। आत्मनिर्भर भारत का क्या मतलब होता है, ये हजीरा जाने पर भी साफ दिखता है। हजीरा आज केवल एक औद्योगिक क्षेत्र नहीं है, एक ऐसा इकोसिस्टम बन चुका है जहां एनर्जी है, स्टील है, डिफेंस प्रोडक्शन है, पोर्ट है और ग्लोबल ट्रेड का इकोसिस्टम है। हजीरा देश के एक बड़े मैरीटाइम इंडस्ट्रियल हब के रूप में विकसित हो रहा है, आत्मनिर्भर भारत के एक बड़े सेंटर के रूप में उभर रहा है।
भविष्य के युद्ध की तैयारी नरेंद्र मोदी कई लेवल्स पर कर रहे हैं। इंडियन आर्मी ड्रोन वॉरफेयर के लिए 5 लाख ड्रोन वॉरियर्स की फौज खड़ी कर रही है, जिसमें से 50,000 को पहले से ही ट्रेनिंग दी जा चुकी है। आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी पहले ही कह चुके हैं कि देश के हर सैनिक के हाथ में एक ईगल यानी ड्रोन होना चाहिए, मतलब हर जवान को ड्रोन उड़ाने आना चाहिए। आर्मी चीफ ने ईगल ऑन द आर्म की बात कही है, इसीलिए सेना अब 19 अलग अलग ट्रेनिंग सेंटर्स पर खास ड्रोन वॉरफेयर ट्रेनिंग शुरू कर चुकी है। ड्रोन बटालियन, दिव्यास्त्र बैटरी, शक्तिमान रेजिमेंट, भैरव बटालियन जैसी नई यूनिट्स बनाई जा रही हैं। सेना चाहती है कि भविष्य का सैनिक सिर्फ बंदूक और टैंक नहीं बल्कि ड्रोन भी अच्छे से चला सके और युद्ध के मैदान में उनका इस्तेमाल कर सके। यही आधुनिक युद्ध की नई हकीकत है। और भारत की ऐसी तगड़ी तैयारी देख पाकिस्तान में सबकी सिट्टी पिट्टी गुम हो रखी है। इंडियन एयरफोर्स चीफ एयर चीफ मार्शल इस वक्त फ्रांस में है। 114 नए राफेल की डील डन करने पहुंचे। उधर रूस से S-400 का चौथा स्क्वाड्रन सुदर्शन कुछ दिन पहले भारत पहुंच गया है। और इन सबके बीच रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कह दिया है कि रूस भारत के साथ मिलकर 5th जनरेशन टेक्नोलॉजी से लैस सुखोई 57 फाइटर जेट पर साथ में काम कर सकता है। यानी पहले S-400 ने मुनीर की नींद उड़ा रखी थी, अब Su-57 के बारे में सोच सोचकर ही पाकिस्तान में सबके हाथ पैर फूलने लगे। मोदी सरकार पाकिस्तान पर चौतरफा हमला कर रही है। पाकिस्तान का पानी बंद हो चुका है, LOC पर स्मार्ट फेंसिंग होने जा रही है, POK में जनरल इलेक्शंस के खिलाफ मोदी सरकार एक्शन मोड में आ गई है और ऊपर से नरेंद्र मोदी आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत बन रहे हथियारों से पाकिस्तान को युद्ध वाले संकेत भेज रहे हैं। और इन तमाम संकेतों ने मुनीर का ब्लड प्रेशर कैसे बढ़ा रखा है, आपको एक एक करके दिखाते हैं। सबसे पहले पानी की बात करते हैं। पहलगाम हमले के बाद भारत ने सिंधु जल समझौता स्थगित कर दिया था। अब भारत इस संधि से जुड़ी नदी पर एक परियोजना शुरू करने जा रहा है, जिसने इस्लामाबाद में घबराहट पैदा कर दी है। भारत ने हिमाचल प्रदेश में चिनाब ब्यास लिंक टनल बनाने का फैसला किया है, जिस पर जल्द काम शुरू हो जाएगा। जैसे ही यह खबर आई, पाकिस्तान ने रोना शुरू कर दिया कि भारत सिंधु जल संधि का उल्लंघन कर चिनाब नदी का पानी ब्यास की ओर मोड़ रहा है। पाकिस्तान के खिलाफ पानी वाला युद्ध शुरू करने जा रहा है। सिंधु जल संधि का जहां तक सवाल है, जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोगों ने इसको स्थगित किया है, बेंच में रखा है तब तक जब तक पाकिस्तान पूरे ढंग से सीमा पर आतंकवाद को नहीं बंद कर दे। पानी के बाद बॉर्डर की बात करते हैं। जब से अमित शाह ने स्मार्ट बॉर्डर फेंसिंग की बात की है, तब से मुनीर ये नहीं समझ पा रहा कि अब वो अपने घर से आतंकी कैसे भेजेगा। भारत और पाकिस्तान के बीच बॉर्डर की लंबाई करीब 3,323 किलोमीटर की है। यह सीमा जम्मू कश्मीर से लेकर गुजरात तक फैली हुई है। इसमें लाइन ऑफ कंट्रोल भी शामिल है। कश्मीर में नियंत्रण रेखा है। भारत की तरफ से ज्यादातर हिस्से पर फेंसिंग यानी तार की बाड़ लगाई जा चुकी है। लेकिन अब मोदी सरकार एक ऐसे स्मार्ट बॉर्डर पर काम कर रही है जिसके बाद हिंदुस्तान की सीमाएं अभेद्य हो जाएंगी। परिंदा भी पर नहीं मार पाएगा। पाकिस्तान को यह जरा भी अच्छा नहीं लग रहा है। पाकिस्तान हर तरफ से पिट रहा है और अब तो पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर फिर से उबलने लगा है। 9 जून को पीओके में चुनाव से ठीक पहले पाकिस्तानी फौज के खिलाफ बड़ा प्रदर्शन होने वाला है। पाकिस्तानी फौज के लिए खतरा इतना बढ़ गया है कि मुनीर अब पाकिस्तान के दूसरे शहरों में बसों में भर भर के अपने FC फोर्सेस को पीओके भेज रहा है।